अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मुआफ़ी सियासी इंतशार और तकसीम को ख़त्म कर सकती है। पंजाब भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। पोटोहार रीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। कहां कहां बादल बरसेंगे। क्रिप्टो सफारतकारी, पाक अमरीका ताल्लुकात फील्ड मार्शल ने कर दिखाया। ट्रम्प ज़ेलेंस्की मुलाकात, अमन की ख्वाहिश, जंग रुकेगी या यूरोप अमरीका से अलग होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हीं पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलमान आबिद साहब, शहर कायद कराची से सियासी रहनुमा सायरा बानो हमारे साथ मौजूद होंगी, जबकि एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं जिस तरह कि आपको बताया है, हम बात करने जा रहे हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और जहाँ पर किसी रूठे को मनाने की बात की जा रही है। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि कौमी मुफाहमत की अहमियत सियासी जमातों से बेहतर कोई नहीं जानता। आज भी मुल्क में जारी सियासी तकसीम के वजूद को ख़त्म करने के लिए कौमी मुफाहमत इतनी ही ज़रूरी है जितना आज़ादी के लिए रियासत का वजूद और उसमें आइन और कानून दिए गए उसूलों के मुताबिक इदारों और सियासी जमातों का किरदार। मगर कोई कानून अपने हाथ में लेकर इदारों को निशाना बनाए और इंतशार के जरिए मुल्क पस्ती की तरफ ले जाए तो शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दिया जा सकता। मगर फिर भी मुल्क की बेहतरी और तामीर और तरक्की के लिए कोई मुआफ़ी मांग कर कौमी धारे की सियासत में वापस आना चाहे तो फिर उसके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। उसकी माफ़ी कबूल कर लेनी चाहिए या फिर मामला जूं का तूं रहना चाहिए। तो सायरा जी, मैं चाहूंगी गुफ्तगू का आगाज आपसे किया जाए। आप मुझे बताएं, आप इस पर क्या राय रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़े, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंतशार। मतलब जो जमहूरियत में वो तो जलसे जुलूस या जो एहतजाज का हक है वो तो जमहूरियत में होता है, इसमें एक इंतशार कैसे आ गया? तो मतलब मुझे माफ़ी का समझ नहीं आया। अगर तमाम केसेस अदालतों में चल रहे हैं और कि आइन और कानून इस मुल्क में बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर आया क्या एक माफ़ी से जो तमाम केसेस बने हुए वो क्या माफ़ हो जाएंगे? और माफ़ी तो जो इस हुकूमत में बैठे हुए और जो उन्होंने 77 सालों से अवाम के साथ किया, उनको अवाम से मांगनी चाहिए। अवाम से अगर माफ़ी मांगनी होती या अवाम का मतलब वो होता तो मैं आपको इस पर राय दे सकती थी कि हाँ माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकी आपने तमाम सियासी जमातों का ज़ाहिर बीच में, मैं अपनी पार्टी का भी मतलब मैं उसको समझती हूँ कि आपने अगर तमाम सियासी जमातों की बात की है कि जो 8 फरवरी में यहाँ पर हमारे साथ हुआ और फिर उसके बाद आप मुफाहमत या बाकी चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। आज हमारे एक कॉलम निगार जिनको हम समझते होते थे कॉलम निगार, उन्होंने बाकी बड़ी तफसील से मतलब एक डायरेक्शन दी है कि माफ़ी मांग ली जाए, खामोश रह लिया जाए, इस हुकूमत को चलने दिया जाए और उसके बाद अगले जो साफ शफाफ इलेक्शन है उस पर काम किया जाए। हमने तो कभी भी कोई साफ शफाफ इलेक्शन नहीं देखे, तो ये क्या फार्मूला तय होगा कि एक तेरा एक मेरा, दो तेरे दो मेरे? तो मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब कौम को बताया जाए कि ये तमाम जो केसेस हैं क्या ये जाती अनाज की वजह से हैं, क्या वो एक माफ़ी से वो तमाम गुनाह धुल सकते हैं कि जिन गुनाहों का जिक्र हम 2.5 सालों से सुनते हुए। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया है। मैं भी गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू देख रही थी और उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें थी कि ये जो अदालतों का क़याम किया गया है, क्या इनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है? क्योंकि जिनकी मुआफ़ी आ गई वो तो आज़ाद घूम रहे हैं, उन्हें हम बाहर देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब इस पर मजीद वजाहत करें। भट्ट साहब, मुझे बताएं, PTI के चेयरमैन मुफाहमत की सियासत क्यों नहीं करते? हम उनकी जानिब से मुज़ाहमत ही क्यों देख रहे हैं? देखिए काबिल एहतराम मुनीज़े मोइन, बात यह है कि एक वाक़या हो गया 9 मई का, पुरानी बात हो गई। मेरा ख्याल है उसको हमें भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसी सिलसिले की कड़ियाँ जो हैं अभी तक चलती जा रही हैं। स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अभी तक वही चलता जा रहा है। मुल्क को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मैं ना मानूं की रट जो है वो मुसलसल चलती जा रही है। इस वक्त जो मुल्क के हालात है, आपके सर पे जंग है, आपने एक जंग अल्लाह पाक की रहमत से जीती है, अब आपका पलड़ा थोड़ा सा भारी है। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि मुल्क की तमाम सियासी जमातों को बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए, जिससे मुल्क मजीद तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर कोई फर्द वाहिद समझता है कि जी, मैं अभी सायरा फरमा रही थी कि जी माफ़ी जो है वो माफ़ी नहीं होती, और यार हम प्रोग्राम में बात करते हो हमारी टंग स्लिप हो जाती है तो हम कह देते हैं कि जी माज़रत चाहती हूँ। मुनीज़े कई दफ़ा कह देती है कि मैं माज़रत चाहती हूँ। माफ़ी को बुरा लफ्ज़ नहीं है कि जी माफ़ी, भाई 9 मई कीता है, आग लाइया ने
इमला को नुकसान पहुंचाया है तो फिर ठीक है, माजरत करने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन सवाल मैं माफी के हक में नहीं, ये सुहेल वड़ैच का फार्मूला हो सकता है, मेरा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए, सबको बैठकर बात करनी चाहिए, और अगर बैठ के बात अब भी ना की गई तो फिर मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। जो मुल्क के साथ लॉयल है वो बैठकर टेबल पर बात करेगा मुनीज़े, और होना भी इसी तरह चाहिए। सारा जी आपकी तरफ बाद में आती हूँ, लेकिन बात यह है कि हमने मुल्क की तारीख में देखा है मुफाहमत और मसालहत से बैठा जाता है, मुल्की मामलात को आगे चलाया जाता है, लेकिन जो ऐसा नहीं करते तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शक्ल में वो अमर हो जाते हैं। अज़र सदीक साहब, आप मुझे बताएं कि होना क्या चाहिए, तरीक़ाकार कौन सा इख्तियार करना चाहिए, नवाज शरीफ वाला, बेनज़ीर वाला, या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला? पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अब समझ चुका है पाकिस्तानी निज़ाम को, और ये जो माफ़ी का जो माजरत का जो कुलिया है ना, मेरा नहीं ख्याल है कोई इसको इस तरह कबूल करने के लिए तैयार है। मेरा एक सवाल बड़ा सीधा सा है, माजरत तो उनको करनी है ना जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक लेके आए हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो रवैया है, ये जो सिलसिला है, ये रुकना है या नहीं रुकना। ये असल ये सोचे ना, सियासी जमातें ये बैठकर ये तय करें कि इस मुल्क को कैसे आगे लेके चलना। अब आप 3.5 साल, मैं तो आज नहीं कह रहा, मैंने तो अप्रैल में ये बात कह दी थी, और आज मैं अब आपके प्रोग्राम में बड़ी ढके छुपे लफ्जों में कह रहा हूँ, अब किसी के पास कुछ नहीं है करने के लिए। यानी इमरान खान के साथ मजीद क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितना का आपने दूर लेके जाना है। अब आपके कार्ड सारे हो चुके हैं खत्म, अब कोई कार्ड नहीं रह गया आपके पास। उस बंदे की हिम्मत है कि वो इस निज़ाम के साथ लड़ के यानी अदालतों का मुकाबला करके, कहीं उसने कोई रिलीफ नहीं लिया, एक कोई चीज बता दें रिलीफ लेके, अब उसने एक मिसाल यहाँ कायम कर दी है। अब मेरा ख्याल है कि मुफाहमत अगर किसी को करनी है तो हुकूमत को करनी है, हुकूमत को माफी मांगनी है कौम के साथ। 3.5 सालों में आपका पॉइंट आ गया है, जहां आप बात कर रहे हैं कि माफी हुकूमत को मांगनी चाहिए। मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब आपके बताएं कि ठीक है, माफी की हम बातें सुन रहे हैं, लेकिन वो अपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं, वो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें क्या कर रही हैं? क्या पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ होने की हैसियत से उन पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो मुल्की मुफाद में या मुल्की सियासी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए जो एक डेडलॉक बना हुआ है उसको ख़त्म कर सकें? देखिए मुनीज़े, माफ़ी से बढ़कर इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस और ज़्यादा संगीन हैं। सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, सिक्योरिटी के सूरत हाल, इलाकाई सूरत हाल, आलमी सूरत हाल और गवर्नेंस के निज़ाम। अब इन सारी सियासी जमातों को तो बैठना है, चाहे वो नवाज शरीफ की शक्ल में हो, शहबाज शरीफ की शक्ल में हो, मरियम नवाज की शक्ल में हो, बानी PTI की शक्ल में हो, मौलाना फजलुर रहमान की शक्ल में हो, असफंद यार वली की शक्ल में हो, एमल वली खां की शक्ल में हो, या बाकी जमातों की शक्ल में हो, फजलुर रहमान हो। लेकिन अब सवाल यह है कि ये सारी सियासी जमातें बैठने के लिए क्यों तैयार नहीं है? हम क्यों बज़द हैं कि हमने किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है? हम क्यों बज़द हैं कि हमने किसी से माफ़ी मंगवानी है? हम क्यों, देखिए ना, इस मुल्क में जुर्म एक ने नहीं किया हुआ, इस मुल्क के अंदर तो बेशुमार जो तबके हैं उनके साथ गलतियां हुई हैं और सब ने गलतियां की हैं। अब उन गलतियों का इजाला करने के लिए, जैसे अभी अज़हर सदीक साहब कह रहे हैं कि बैठें एक एजेंडा बनाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी एजेंडा हमारा होगा। एजेंडा सबका मुश्तरका होना चाहिए कि किस तरीके से इस मुल्क की अदलिया को आज़ाद किया जाए, किस तरीके से इस मुल्क के अंदर आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, किस तरीके से हम अपनी मईशत को और सिक्योरिटी के मसाइल को दुरुस्त कर सकते हैं। आपने कहा कि मिसाक जमहूरियत, वो मिसाक जमहूरियत तो वहीं मर गया था जब नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के चले गए थे वहाँ पर, वो काहे की मिसाक जमहूरियत रह गई। और आज जो दोनों जमातें जिस किस्म की सहूलतकारी कर रही हैं इस निज़ाम के अंदर, वहाँ पर भी मिसाक जमहूरियत कत्ल हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये मौका आ गया है कि अगर मसालत करनी है, मफाहमत करनी है, टकराव से बचना है, इंतशार से बचना है, माजराई से बचना है, तो सबको बैठें और सबकी वजूद को तस्लीम करें। ये ना कहें कि जी मैं इंपॉर्टेंट हूं और बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आए, बैठ के एक एजेंडे के ऊपर गुफ्तगू करें, लेकिन ये कह देना कि जी 3 साल 4 साल इंतजार करें तो शायद फिर बात आगे बढ़ नहीं सकेगी। मैं आपको बताऊं, सब बात ये है कि जिनकी अहमियत आपने मुझे गिनवाई, ये अहमियत तमाम जमातों की एक तरफ, लेकिन जो मुल्क की अहमियत है ना, उसको फिल वक्त इन सब ने पसे पोश डाला हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए। अज़हर सिद्दीक साहब, आपका शुक्रिया अदा करें, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की हैसियत मौजूदा वक्त में जो बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल ने पैरों में जंजीर बांधी हुई है, इससे मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता है। लेकिन मैं जाते हुए अहले अकल के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी इस पर कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय जूद पशे माँ का पशे माँ होना। वापस आएंगे और बात करेंगे सैलाब से पैदा होने वाली तबाहकारियों के हवाले से, और जो मजीद उस पर वार्निंग अलर्ट जारी हुआ है, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। मौसम की बदलती सूरत हाल के बाइस परेशानी की कैफियत इस वक्त हम देख रहे हैं लोगों में पैदा हो चुकी है, क्योंकि आए रोज़ मजीद थ्रेट जाहिर किया जा रहा है कि ये सूरत हाल संवरने नहीं वाली मगर मजीद बिगड़ सकती है। PDMA के मुताबिक आज से पंजाब के बेशतर अजला में मानसून के 7वें स्पेल के तहत शदीद बारिशों का इम्कान है और बारिशों का ये सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रह सकता है। बारिशों के 3 सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं और पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा भी मुतवक्के है। बुनेर और दीगर अजला में जानी और माली नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से एक और तबाही दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पाकिस्तान इन तब्दीलियों से किस तरह निपट सकता है, इसी पर बात करने के लिए माहिर माहौलियात ज़ैनब नईम ने हमें ज्वाइन किया है। उन्हीं से बात करेंगे। ज़ैनब, आप मुझे बताएं, आप इस मौसमियाती तब्दीली के बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, मौसम बिगड़ता जा रहा है, फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, अमवात में इजाफा होता चला जा रहा है, ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं हुई थी, ये रातों रात अचानक हुआ है। मुझे ये बताएं कि अब क्या कहा जा सकता है, आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल मजीद कितनी बिगड़ सकती है? जी, क्लाइमेट चेंज जो है वो काफी अरसे से, काफी डेकेड से एक प्रोसेस है जो हो रहा है। ये 18वीं सदी से पहले नेचुरल प्रोसेस था। एटमॉस्फेयर में आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो सूरज की छांव को ट्रैप करती हैं ताकि वो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रख सके। लेकिन 18वीं सदी में जब अनचेक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, डेवलप कंट्रीज ने, जो कि आपका यूरोप, अमेरिका और ये कंट्रीज शामिल हैं, इन्होंने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कोल बर्न किया और ये फॉसिल फ्यूल बर्न किया, लंदन स्मॉग का इवेंट हो जाता है। उसके बाद साइंटिस्ट ने वार्निंग्स इशू करना शुरू की कि आप जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज है उसके बैलेंस को अफेक्ट कर रहे हैं और अगर इसी तरह चलता रहा, क्लीन एनर्जी ना यूटिलाइज हुई तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्रॉस कर जाएगा थ्रेशोल्ड को और आपका वेदर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बारिशों का ट्रेंड चेंज होगा और सबसे ज्यादा वो ममालिक जो कि गरीब ममालिक हैं, जिनकी डेवलपमेंट नहीं हुई, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्लाइमेट चेंज है और हमें इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने वार्न किया था इसके 6th असेसमेंट रिपोर्ट में कि साउथ एशिया का रीजन सबसे ज्यादा वल्नरेबल रीजन होगा। और इसके अलावा हमें यूरोपियन कमीशन सैटेलाइट डेटा ने इस दफा वार्न किया था स्प्रिंग सीजन में कि बारिशों का जो मॉनसून का जो ट्रेंड है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, ये चेंज होगा, इरेटिक पैटर्न होगा, क्लाउड बस्ट हो सकते हैं, मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्का हो सकती हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग जो हमें पता नहीं था। हाँ, लेकिन ये जो इसका जो क्वांटम है डिजास्टर का, जो क्लाउड बस्ट और जो जिस किस्म की ट्रिगर हुई है वार्मिंग, इसके लिए शायद हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमारे पास कैपेसिटीज भी नहीं थी कि हम प्रिपेयर कर सके। अच्छा ज़ैनब, क्लाइमेट चेंज ज़ैनब मैं चाहती हूँ जरा इसे आप आसान कर दें। ज़ैनब, मेरी अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं चाहती हूँ आप इसे ज़रा मज़ीद आसान करके बताएं और हमें बताएं कि ये ख़तरा टलने वाला है या नहीं और ये कितना बड़ा थ्रेट है। देखिए, क्लाइमेट चेंज ये सिचुएशन है क्लाइमेट इमरजेंसी की, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क नहीं है जो इसकी लपेट में। आपने देखा चाइना में भी सैलाब आया, अमेरिका में भी सैलाब आए, यूरोप में भी हीट वेव्स आई। सो दिस इज नॉट कि सिर्फ पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है। मसला ये कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो साइंस, वो चीजें मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सफर कर रहे हैं। ये खतरा टलने वाला नहीं है। आने वाले सालों में भी फ्लडिंग होगी, हीट वेव्स आएंगी, लेकिन एक चीज है जो कुछ इंडिकेटर्स है हमें पता होने चाहिए। जैसे जब शदीद गर्मी पड़ती है और नमी का तनासुब अगर ज्यादा होता है तो उस साल बारिशें मामूल से ज्यादा मुतवक्के होती हैं। सो दिस इज अ कॉमन इंडिकेटर। इसके अलावा हमारी ऑन ग्राउंड मिस गवर्नेंस की वजह से ये डिजास्टर मजीद बढ़ सकता है, एग्जैस्परेट हो सकता है। जैसे कि जंगलात की कटाई, अगर हम जंगलात काटते जाएं पहाड़ों से तो ये जो रेले होते हैं सैलाब के, इनके आगे बैरियर नहीं होता, वो तेजी से नीचे आते हैं। फिर दरिया के गुजरगाहों पे कंस्ट्रक्शन, अगर हम वो कंस्ट्रक्शन करें तो दरिया अपना रास्ता लेने वापस आएगा। बेशक आज दरिया एक सूखा हुआ है, लेकिन जो उसका रास्ता है, जो फ्लड प्लेन है, उसका राइट ऑफ वे, ठीक है, ये तमाम रीजंस हैं। आपने ज़ैनब कॉजेज और रीजंस को एनलाइटन जरूर कर दी है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं जान पाई कि ये सिलसिला रुकने वाला है या नहीं और ये कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब से ये बात जरूर पूछूं। भट्ट साहब, आपको भी तो कल एक कॉल मौसूल हुई थी जिसपे आपको बताया गया था कि असल में मंजर देखा क्या गया है, तो मैं चाहती हूँ आप वो मंजर हमसे शेयर करें। हाँ मुनीज़े, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। असल में अगर आप मेरी असल में एक मेरा वहाँ पर एक दो दोस्त हैं, इसमें एक मेरे दोस्त हैं जो उस वक्त मौजूद थे और उनके सामने वाक़या हुआ है। अगर आप इसको कंपैरिजन करें ना, 8 अक्टूबर 2005 में जब ज़लज़ला आया था, 1 लाख से ज़ायद अफराद उस वक्त भी जामे शहादत नोश कर गए थे। जी जी। इस वक्त जो है यहाँ पर सूरत हाल ये है, मिसाल के तौर पर बस्ती की बस्ती मुनीज़े उड़ गई है, सफा हस्ती से मिट गई है। एक शख्स जो मेरे दोस्त राव साहब ने मुझे बताई है ये बात
कि उसने इमाम मस्जिद है अपने घर वालों को फ़ोन किया और उसकी बात हुई है, और उस बात में उसने कहा फौरी तौर पर घर का सामान उठाकर निकलो यहाँ से। ठीक 4 मिनट बाद उसने 3 मिनट बाद दोबारा फ़ोन किया, फ़ोन किसी ने नहीं उठाया, मोहलत नहीं मिली, पानी नहीं दी। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मेरे जो वहाँ ऐनी शाहिद है वो ये बताते हैं कि हमने बारिश जो देखी है वो बारिश नहीं है, वो तो कहते हैं हमारी समझ से बालातर है कि अगर जब हम बचपन में यूं पानी लिया करते थे बारिश का तो ये हमारा हाथ भरता था। वो कहते हैं हम 1 सेकंड के लिए यूं करते हैं, यानी कि हवा में सैलाब है। वो कहता है कि बारिश उड़ रही है, वो ये नहीं कहता कि टप 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 पानी गिर रहा है, नहीं, वो कहता है सैलाब जो है वो आसमान से यूं गिर रहा है और उसकी हैवी, इतना हैवी है, हैवी ऑफ द हैवी जिसको आप कह सकते हैं, उस किस्म का पानी जिसको मतलब बयान अल्फाज में नहीं किया जा सकता। लेकिन आखिरी बात मुनीज़ सिर्फ ये है, मैं तमाम अहबाब से इस चैनल के ज़रिए दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ आइंदा आने वाले दिनों में अपने बच्चों के साथ कोई टूर मत बनाए और तमाम अफराद अपनी नमाजों में दुआ करें, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ जो हैवी बारिश का इम्कानात नजर आ रहे हैं और जो बलोचिस्तान में आ रहे हैं, अल्लाह पाक मेरे मुल्क की खैर करे। हालात पाकिस्तान के लिए मुनीज़ अच्छे नहीं है। मैं यही जानना चाह रही थी सलमान आबिद साहब से। सलमान साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं, कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें हाई रिस्क एरियाज करार दिया गया है? एक तो भट्ट साहब ने भी रोशनी डाली कि ये पोटोहार वाला एरिया है, इस्लामाबाद, पिंडी, लेकिन पंजाब को थ्रेट्स हैं, तो आपके पास क्या खबर है? जी, बाकायदा आज अखबारात में देखें ना तो बाकायदा एक्सपर्ट्स ने थ्रेट जारी कर दिए हैं, पंजाब के हवाले से, इस्लामाबाद, पिंडी के हवाले से और बाकी कोई बलूचिस्तान के हवाले से और दीगर ममालिक, दीगर मुल्क के जो दीगर शहर है उसमें भी। अब सवाल ये है, जो सवाल उठाया है डॉक्टर ज़ैनब ने, और मैंने कल भी कहा था कि ये जो हमारे एशियाई ममालिक हैं, इनको ये चैलेंजेस हैं माहौलियाती आलूदगी के, इनके पास कोई जॉइंट मैकेनिज़्म नहीं है कि हमने इन चीज़ों को कैसे डील करना है। और ख़ुद डॉक्टर ज़ैनब ने भी कह दिया कि पाकिस्तान को जो करना चाहिए था अभी तक हमारी उस प्रायोरिटीज़ में वो चीज़ें उस तरह से नहीं आई हैं। देखिए, एक है इमीडिएट जो हमें करना चाहिए और एक है जो आपको ज़रा शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें एक बड़ी लार्जर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी पाकिस्तान को बतौर अपने गवर्नेंस मॉडल के अंदर, और जब तक आप इसके ऊपर नहीं आएंगे आप ये चीज़ें ठीक नहीं कर सकेंगे। यानी ये एक सूबाई मसला नहीं है, ये एक नेशनल इशू है क्लाइमेट चेंज का, और साथ साथ ये रीजनल और ग्लोबल इशू है। तो इसके ऊपर जी मुझे ये बताएं, बोनेर में जो सूरत हाल हमने देखी, या वो जो गांव जो मुकम्मल तौर पर बह गए, मलिया मेट हो गए, ख़त्म हो गए, सफास्ती से मिट गए, क्या उसी किस्म का थ्रेट इस्लामाबाद या पंजाब के एरियाज को लाहक होगा? देखिए, जिस वक्त ये आफत आती है ना, आफत नहीं बताती आपको कि ये कितना बड़ा थ्रेट होगा। अभी किसी को पता था कि बुनीर में इतना बड़ा थ्रेट है? किसी को अंदाजा था कि वहाँ जो है 150-200 से ज़्यादा जो है इंसान जो है वो ज़ाया हो जाएंगे और मर जाएंगे, जहाँ बक हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे? किसी को नहीं अंदाजा था। इसलिए जिस वक्त ये चीज़ें आती हैं, क्लाउड ब्रस्ट होता है, तो उसकी तबाही का मंजरनामा बदल जाता है। वो फिर तबाही किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। वहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, आपकी फेडरल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपकी एनडीए में बेबस नजर आती है। तो इसलिए इससे बचने की कोशिश करें। अब तो इमदाद मिल गई ना इनको। सर, ये इमदाद तो देखें, ये इमदाद तो ऐसी है जिसमें आप रेवड़ियां बांटेंगे, जो घर टूट गए उनके घर जो मुस्मार हो गए उनको जोड़ देंगे। आपके पास जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पर जो इन्वेस्टमेंट करनी है, ये जो हम एक शाहाना अखराजात की बुनियाद के ऊपर अपना हुकूमती निज़ाम चला रहे हैं गवर्नेंस का, उसको ब्रेक करें और जो नेशनल प्रायोरिटीज के क्वेश्चन है उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने गवर्नेंस के मॉडल को इम्प्रूव करेंगे, तो बात आगे चलेगी। कि आप जो अरबा रुपए दे रहे हैं कि आप रिकंस्ट्रक्ट कर लें, अगर ये पेशगी दिए जाते तो फिर ज्यादा बेहतर होता। सायरा जी, आपने हमें बताया था कल कि आपके भी कुछ रिलेटिव्स उन एरियाज में मौजूद थे, क्या आपका उनसे आज राब्ता हुआ या कल उनसे मजीद कोई बात हुई, कुछ पता चल सका वहाँ की सूरत हाल के बारे में? बस मुझे यही पता चला कि जो अभी सब ने बात की है कि वो ऐसे खानदान अभी सिर्फ एक खानदान में से कमसिन बच्ची बची है, बाकी वो कह रहे हैं कि कोई उन लाशों का पता भी नहीं चल रहा। पूरी जो मलबे हैं, जब वो मलबा हटेगा फिर पता चलेगा कि उस मलबे के नीचे क्या है। बस यही है कि खुदा पाक से दुआ ही कर सकते हैं। और जिस तरीके से अभी सलमान आबिद साहब ने कहा, भट्ट साहब ने कहा, डॉक्टर ज़ैनब ने कहा कि ये अब हमें खुदा के वास्ते आंखें खोल के आगे के लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि जिस वक्त मैं गवर्नमेंट में थी तब भी मैं देखती होती थी क्लाइमेट चेंज की बड़ी मीटिंग्स होती थी और बड़े दौरे होते थे, लेकिन उसका क्या नतीजा है वो हमने नहीं देखा ना तब, और अब जो नताइज है वो आप और हम भी देख रहे हैं कि जिस वक्त ये पूरा
ये रीजन इस थ्रेट में था कि क्लाइमेट चेंज होगा और ये तमाम चीजें होंगी, तो कुछ तो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे। ऐसे थोड़ी कि आप उसके बाद ऐलानात करते फिरे कि 20 लाख रुपए जो जहां बहक हो गया उसको और उनके घर बना देंगे, कारोबार जो जाने चली गई है वो वापस नहीं आ सकती। और क्या आया हम हर 2 साल बाद ये सारी एक्सरसाइज रिपीट करेंगे? वो बलूचिस्तान में हो, वो सिंध में हो, वो यहाँ पर इस हो, तो कुछ सोचना चाहिए। मैं तो आप बात कर रही थी और मैं खौफ में, अब आप कहेंगी बात कहाँ से कहाँ लेगी, मैं तो अपने कराची का सोच रही थी। समंदर अगर वापस पलट आया अपनी जगह लेने के लिए तो हमारा क्या होगा? तो खुदा के वास्ते ये अब सोचना चाहिए। मैं नारायण कागान गई थी, वहां पर तो मैं खौफजदा होगी कि ये ठाठे मारता हुआ दरिया और साथ ही वहां पर जो लाइन से होटल्स की कतार है और जो वहां पर है कोई पूछने वाला ही नहीं है कि इस कुदरती खूबसूरती को खराब कर रहे हो, आप दरिया के रास्ते रोक रहे हो, क्या हो रहा है? ठीक है सायरा जी हमारे साथ क्योंकि ज़ैनब मौजूद हैं और ज़ैनब इसके ऊपर बहुत अच्छे से लिखती भी हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़ैनब से जान सकें। ज़ैनब, आपने तो इसके ऊपर बहुत बार लिखा है, हुकूमत को भी आपने वार्न किया है मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से। मुझे बताएं, क्या वो सब बेसूद रहा? देखिए, बात ये है कि ये जो आपकी ये जो फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट है, ये हाउसिंग सोसाइटीज जो ड्रेनेज प्लान्स नहीं देती एक्सेट्रा, ये सारी कोई आज की नई बात नहीं है। ये डेकेड्स की मिस प्लानिंग है और आप किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अब आपको वे फॉरवर्ड देखना है कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है। अब मसला वही पड़ रहा है कि इन हाउसिंग सोसाइटीज को एनओसीज इशू हुए हुए हैं, अर्बन रेजिलिएंट डेवलपमेंट है ही नहीं और ड्रेनेज प्लान्स है ही नहीं, कंस्ट्रक्शन, वही समंदर वाली बात भी वो सही कर रही है कि हम इतना ज्यादा आगे तक फैला रहे हैं तो किसी दिन समंदर ना वापस आ जाए। शी इज राइट अबाउट इट। सो द इशू एट हैंड इज कि हम लोग आगे इंक्रोचमेंट्स होने से रोकें, आगे प्लानिंग करें, EIA इम्पैक्ट असेसमेंट करें, पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का निफाज करें, इन्फोर्समेंट करें। हाँ, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट हो सकते हैं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए सेंसिटाइज करें कि जहां घर बने हुए हैं या कंस्ट्रक्शन है, खुदा न खास्ता एक सैलाब आया तो आपका घर ही बह जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? सो रिस्क प्लानिंग होनी चाहिए, रिस्क इंश्योरेंस प्लानिंग होनी चाहिए, रिस्क डेवलपमेंट होनी चाहिए और आपको इन्वेस्टर्स को बताना चाहिए कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ नहीं करें। उसके लिए डेटा इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है कि आपके पास डेटा है कि कहां पे आपका लैंड यूज मैनेजमेंट अच्छी हो रही है या आप एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे लैंड में। सो ये सारा डेटा, ये सूबों की प्लानिंग, ये अडेप्टेशन प्लानिंग होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट होती है, जो इस वक्त मिसिंग है। अभी भी टाइम है, हम अगर ये एक्शन प्लान कर लें तो हमें आगे इतने बड़े नुकसान से बचने के लिए कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड, कुछ ना कुछ रास्ता हमारे पास शायद मौजूद। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनब, आपने हमें ज्वाइन कर इस पर हम ब्रीफ किया। लेकिन बात यही है कि वो जो मंजर हम देख रहे हैं, विजुअल्स जो हमारे पास आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयान करने के लिए कि मैंने एक दरख्त के ऊपर एक छोटे से कमसिन बच्चे की लाश देखी है जो लिपटी हुई थी गर्द में, मट्टी में, और ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि ये आखिर कोई गन वगैरह मौजूद है या इकट्ठा हो गया या ये कोई बॉडी है। लेकिन जब उस पर से वो कचरा हटाया गया तो फिर उसके नीचे से जो मासूम सा गर्द में लिपटा हुआ बच्चे का चेहरा देखा तो वो बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो बच्चे भी आपने देखे होंगे जिन्होंने स्कूल बैग्स पहने हुए हैं और वो उस फ्लडेड एरिया में से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, या वो बुजुर्ग भी आपने देखे होंगे जो दरख्त की टहनियों के साथ लटक कर अपनी जान बचा रहे हैं। आखिर ये सब कुछ हमने कब तक देखना है? मैं एक बार फिर से कहूँगी कि मुझसे ये देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं, उसका डंका तो पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन आपने वो भी देखा ब्लूमबर्ग ने क्या शाया किया, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स और अब फाइनेंशियल टाइम्स, जिसका जिक्र हमने ब्रेक पर जाने से पहले किया, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका अपनी मिसाली ताल्लुकात के दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं और इसका सहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर पर है। इस बेहतरीन हिकमत अमली के बाद पाकिस्तान के साथ अमेरिका माशी ताल्लुकात को किस हद तक बेहतर कर सकता है, और ये भी बात करेंगे कि ट्रंप प्यूटिन मुलाकात के बाद दुनिया अमेरिका और रूस के ताल्लुकात को कैसे देख रही है। साथ ही साथ बात करेंगे चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरा भारत और फिर
पाकिस्तान आमद पर। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड बकार खान साहब मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। दूसरा आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, खा वो माशी तौर पर हों या दिफाई महाज पर अगर हम बात करें, बेहतरी की जानिब गामज़न है। तो जहाँ क्रिप्टो के ज़रिए हम इसको बेहतर करना चाहते हैं मुल्की मईशत को, मैं चाहती हूँ आप हमें बताएं कि और कौन कौन से महाज पर पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुआशी मामलात को, दिफाई मामलात को बेहतरी की जानिब लेकर जा सकता है। जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है इसमें अप एंड डाउन जरूर आता रहा, लेकिन कभी खुदा न खास्ता एडवर्स नहीं हुए। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मजोशी भी रही है अभी, बट देयर एलाइज आल्सो, और ये इसकी पूरी हिस्ट्री है। दूसरा, जब आई थिंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने टेक ओवर किया था, आपको याद होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के काफी बुरे हालात थे, पीपल वर टॉकिंग ऑफ डिफॉल्ट कि श्रीलंका बन जाएगा, एंड देन वन पॉलिटिकल पार्टी वाज पुशिंग एन एजेंडा ऑफ chaos। तो वहां से अभी यहाँ तक अगर आप देखें जो पिछले 2-2.5 साल में सफर तय हुआ है, बिकॉज इकोनॉमी एक्चुअली बिकेम थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, और उसमें फिर आपने देखा SIFC जैसे इदारे कायम हुए और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बनी पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप की। अभी एक एवेन्यू हमें मिला है विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज ऑफ जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन चेंज हो रही है, उसमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही है। साउथ एशिया में भारत जो इलेक्ट किया गया था पिवट टू साउथ एशिया या काउंटरवेट टू चाइना, वो नाकाम हो गया पिछले 6 साल में। आई थिंक काफी सेटबैक्स हुए हैं। फिर इनकी एरोगेंस है जिससे आई थिंक ट्रम्प साहब वैसे भी किसी हद तक नाला भी हैं, एंड देन जब सीज फायर वगैरह हुआ तो उसका कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। तो एक ये भी फैक्टर है कि इस वक्त अमेरिका जो अपना बैलेंसिंग कर रहा है, और पहले जो आई वुड से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे कोल्डनेस रही है रिलेशनशिप में, उसको ओवरकम करके दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन इसमें आई थिंक 3-4 चीजें हैं पाकिस्तान की तरफ से आप कह रहे हैं जो ऑफर है। वन इज ऑफ कोर्स मिनरल रिसोर्सेज हैं जिसका तखमीना जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में, और हमने तमाम कंट्रीज को ऑफर किया, नॉट ओनली अमेरिका, यूरोपियन यूनियन है, अरब कंट्रीज हैं, चाइना, जो भी इवन रशियन इफ दे वांट टू कम एंड इन्वेस्ट। दूसरा आपका फिर ऑयल एंड गैस का है, जैसे सेट अगर आप मैप्स देखें तो आई थिंक हाफ ऑफ पाकिस्तान फ्लोट्स ऑन शेल गैस एंड ऑयल, और लेकिन टेक्नोलॉजी डीप ड्रिलिंग की इस वक्त बहुत कम मुल्कों के पास है, उसमें आई थिंक देयर इज कन्वर्जेंस। एंड देन ऑफ कोर्स इज जो क्रिप्टो का आपने जिक्र किया, जहाँ पे ट्रम्प साहब खुद जो है इस बात के कायल हैं, बिकॉज डॉलर पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि क्रिप्टो के जरिए चीजों को स्टेबलाइज किया जाए। पाकिस्तान बीइंग अ ह्यूज मार्केट, उसमें एक पोटेंशियल है जिस पे बातचीत हो रही है। तो एक तो ये हो गया आई वुड से इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरेस्ट है, बिकॉज ट्रम्प जो है वो बेसिकली ही बिलीव्स इन अ बिजनेस रिलेशनशिप और डील मेकर है। बाकी सिक्योरिटी के हिसाब से भी आई थिंक अमेरिका थॉट के जिस तरीके से खत्ते में चेंजेस हुई और पाकिस्तान से कंटेस्ट किया है भारत को, सो इट बिकेम अ पीयर कंपेटिटर। और मेरे ख्याल में अमेरिकन ने देयर इज अ रीथिंकिंग के पाकिस्तान के बगैर इस इलाके में गुजारा नहीं है। दे हैव अ पॉलिसी ऑफ लेट्स से काउंटर टेररिज्म के अफगानिस्तान में है, फिर ओवरऑल अरब मालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, भारत साथ आई वुड से कि एक इस वक्त डिटोरेट हो रही है रिलेशनशिप, तो ये भी एक फैक्टर। एक चीज और मैं ऐड करूं जो पाकिस्तान ने पहले भी कराया था, अप्रोचमेंट बिटवीन US एंड चाइना 72 में, जब निक्सन साहब के टाइम पे फिर अली किस्संजर का विजिट हुआ था। अभी भी एक नई आई थिंक डील की बातें हो रही हैं कि शायद ट्रम्प जो है चाइना के साथ भी डील करें। सो उस लिहाज से इंडिया की जो हैसियत थी या यूटिलिटी थी वो कम होती जा रही है, और उसके अंदर भी पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। सो आई थिंक इन चेंजिंग डायनामिक्स में पाकिस्तान इज प्लेइंग वेरी वेल। हमें जरूरत भी है, आपका ह्यूज डायस्पोरा है वेस्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स में आई थिंक 1 मिलियन के करीब है, आपकी मेजर एक्सपोर्ट्स वहाँ जाती हैं। तो जो भी एवेन्यू, चाहे वो चाइना है, रशिया है, मिडिल ईस्ट है, अमेरिका है या यूरोप, आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर इट। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब आप भी इस पर रोशनी डालें। हमने दिफाई और माशी एतबार से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन एक मुलाकात होने जा रही है अमेरिकी सदर की ज़ेलेंस्की के साथ भी, और आप भी जानते हैं कि 28 फरवरी को जो उनकी मुलाकात हुई थी वो कितनी नाखुशगवार थी, और पूरी दुनिया ने देखा कि उसका रिस्पॉन्स किस तरह से आया। अब उसके बाद ये दूसरी मुलाकात होने जा रही है, कोई हासिल हुसूल होगा या फिर हम दोबारा से एक रीमेक देखेंगे पहले सेशन का? देखिए, अमेरिकी सदर की जो प्यूटन से मुलाकात हुई है उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू करना चाहते थे अमेरिकी सदर के वो जंग बंदी के ऊपर आ सकें, वो नहीं हो सका। और अब कहा जा रहा है कि हम सिर्फ जंग बंदी नहीं चाहते थे बल्कि हम मुस्तकिल अमन का माहिदा करना चाहते हैं। एक बात, अब ये जो नई मुलाकात होने जा रही है, इस मुलाकात में भी अब आप इनको यूक्रेन को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। मैंने कल भी कहा था कि यूक्रेन, रूस और अमेरिका तीनों के मफादात जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर कोई मुलाकात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा तो उसमें आपको यूक्रेन को भी मुतमईन करना पड़ेगा,
उसमें आपको रूस को भी मुतमईन करना पड़ेगा और उसमें फिर अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट को देखेगा। तो इस लिहाज से ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ख़ास तौर पे जब रूस के सदर से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, तो अब देखना यह है कि यूक्रेन के सदर के साथ जब मुलाकात होने जा रही है वो कितना बड़ा ब्रेक थ्रू करेगी। और मैंने कल भी ये कहा था कि अब बड़ा प्रेशर अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है, और अमेरिका जो है उसका जो मकसद था, और ख़ास तौर पे जब उन्होंने अपने आप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया हुआ है, तो वो ये चाहते हैं कि जनाब वो जल्दी से ये क्रेडिट भी ले लें कि जनाब एक और बड़ी जंग बंदी और मुस्तकिल अमन का जो मामला है उसमें अमेरिका का और बिलखसूस सदर ट्रंप का बड़ा किरदार है। अब वो हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन और ख़ास तौर पर रशिया इतनी आसानी से ट्रंप को वो स्पेस नहीं दे सकेगा जो ट्रंप चाहते हैं, इसलिए उनके अपने इंटरेस्ट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे कल बात हो रही थी कि जनाब कि यूक्रेन जो है वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा बेनिफिट मिले, रशिया चाहेगा कि उसका बेनिफिट मिले, अमेरिका अपना बेनिफिट चाहेगा। तो मुझे लगता है कि इस मुलाकात के नतीजे में आपको जो पहला राउंड हुआ है ना प्यूटन के साथ, और ये जो दूसरा राउंड होने जा रहा है यूक्रेन के साथ, इसके नतीजे में अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों ममालिक में कितनी लचक है अमेरिका के साथ फौरी माहिदा करने के हवाले से। ठीक है, वैसे तो जहां आमादगी जाहिर कर रहे हैं कि आइए मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि कोई बेहतरी आ जाए। और एक तरफ मैं चाइना और ताइवान की बातें भी सुन रही हूँ, लेकिन पता नहीं ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। फिर कुछ मुलाकातें अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी होने जा रही हैं अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। तो लगता है ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। ऐसे में मैं चाहूंगी शहजाद हुसैन भट्ट साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। देखें काबिल एहतराम मुनीज़े, आपने जो भी बात की है ये ही तो लफ्ज़ है, यही तो लाइन है जिसके इर्द गिर्द पूरा मुल्क जो है वो घूम रहा है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, बाहर से इन्वेस्टर आने हैं, तो दहशतगर्दी को रोकना इंतहाई ज़रूरी है। यही बेसिक पॉइंट ये है, नुक्ता ये है। अब आप देखें ना, गौर करें, कौमी असम्बली इजलास हुआ है, उस इजलास में एक तरमीमी बिल मंजूर हुआ है। वो बिल के अंदर मशकूक शख्स को मुसल्लह अफवाज या आर्म फोर्सेस 3 माह के लिए हिफाजती हिरासत में रखने की मिजाज होंगी, ठीक है ना। अब 3 माह के लिए, और यार 1 माह में 4 मेजर, मेरी इतला के मुताबिक, ब्रिगेडियर साहब को ज्यादा पता होगा, 4 मेजरों ने जामे शहादत नोश अब तक किया है, और बाकी एक लंबी तादाद है जो इस दहशतगर्दी की भीड़ में चढ़ रही है। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि इस वक्त बेसिक पॉइंट ये है। लेकिन मैं अपना टाइम दूंगा आपकी इजाजत से मुनीज़े ब्रिगेडियर साहब को। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि हमने तो अफगानों पर साला साल जो है वो मेहरबानियां एहसानात किए, इसका बदला उतारने की बजाय अफगानी बहुत से मौक़ों पर भारत से मिलकर हमारे खिलाफ साजिश करते रहे। और इस वक्त मुल्क में भी कुछ बलोच तहरीकें ऐसी चल रही हैं, कुछ अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो अभी तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। आपसे ये जानना चाहता हूं, ये दहशतगर्दी से हमें कब निजात मिलेगी? जी, थैंक यू वेरी मच। अफगानिस्तान पे मेरा तो हमेशा एडवाइस रहती है कि वी कांट हैव अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। उसकी हिस्टोरिकल रीजन भी है। मैं पिछले 40 साल का भी थोड़ा सा टाइम लूंगा। पिछले 200 सालों में 70 लड़ाइयाँ हुई हैं अफगानिस्तान एंड सराउंडिंग एरिया में, या जो रीजन था अफगानिस्तान तक बाद में बना। तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली शटर जोन कहलाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की टर्म्स में। फिर लास्ट आप देख लें 40 ईयर्स में 2 सुपर पावर्स भी आई हैं, उसका एक इम्पैक्ट आया है। बाकी जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि एनीबॉडी सिटिंग इन काबुल आपने डील करना है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। लोग कहते हैं जी कि पहले ये थी, गनी के टाइम पे ये थी, तो ये प्रेशर एक तो रहेगा। दूसरा फिर अफगान रिफ्यूजीज का इशू है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो बात जहाँ पे जा रही है, जिस तरह भी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं भारत के बाद पाकिस्तान से जा रहे हैं काबुल, और वहाँ पे अच्छी चीजें सामने रखी जाएंगी। आपने एक तो मिलिट्री ने जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ये जारी रहेंगे, और मेरी असेसमेंट है कि बलूचिस्तान वाली जो फितुल हिंदुस्तान विल बी क्रश्ड विद इन दिस ईयर इंशाल्लाह ताला। बाकी जो फितुल खवारिज है उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर भी अफगानिस्तान पे बढ़ाया जा रहा है, बिकॉज तालिबान टू रियलाइज कि अगर आपने स्टेट डील करना है अपने आप को और रिकग्निशन चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा कि आप जो है बेसिकली आप ब्लैकमेलिंग भी करें, आप डॉलर भी कमाएं इंडिया से लेके उसके बाद पाकिस्तान। उस पर आई थिंक बड़ी क्लैरिटी है, तो तमाम एफर्ट जारी रहेंगे। बाकी पाकिस्तान के पास बहुत सारे लीवरेज हैं, तो 7 लीवरेजेस हैं
जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट वकार खान साहब, बात तो सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का विजन इस पे बहुत क्लियर है। ना फितनाल हिंदुस्तान को कोई गुंजाइश है कि वो पाकिस्तान में अपनी जगह बना सके, और ना फितनाल खवारिज को इजाजत दी जाएगी कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां करें, जिसका एक नमूना हमने अभी रिसेंट 14 अगस्त पर होने वाली कार्रवाई में देखा, जिसमें कि तकरीबन 47 या 50 के करीब जो खवारिज थे उनको जहन्नुम वासिल किया गया। मुझे सायरा जी को भी शामिल गुफ्तगू करना है। सायरा जी, आप बताएं, आप इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान अमेरिका को किस तरह के ताल्लुकात में जाता देख रही हैं? अभी हम सब पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, ट्रंप के किरदार की बात कर रहे हैं कि उनको नोबेल प्राइज के लिए वो ये तमाम चीजें कर रहे हैं कि वो जंग बंदी। मैंने यहाँ पर कोई फलस्तीन और गजा का जिक्र नहीं सुना कि क्या हमारे मुसलमान, क्या ट्रंप साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें क्या अब्राहम एकॉर्ड का भी जिक्र है? जी, अब्राहम एकॉर्ड की बात बड़ी जरूरी है। सहाफी या नहीं, मैं बात में कर रही हूँ ना कि अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, उनकी तमाम चीजों को सराह रहे हैं, तो क्या फिर उसके बाद फिर क्या दूसरा स्टेप आएगा ये करने के लिए? बाकी आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं एक पाकिस्तान में बैठी या अवाम में बैठी हुई, ठीक है, आप ग्लोबली देखते हैं कि रशिया या यूक्रेन हो गया या वो हो गया। मेरा जो इस वक्त है वो अपने जो मुल्क के अंदर प्रॉक्सी वॉर चल रही है, तो इन तमाम प्रॉक्सी वॉर से, इन तमाम फितनों से, इन तमाम हुकूमत की गलत पॉलिसी से हमारी जान कब छूटेगी और कब हमारे नौजवान तोपों का ईंधन बनेंगे, जिसको वो कहते हैं ना कैनन फूडर, वो कब तक हम अपने जवानों के लाशें उठाते रहेंगे? सिर्फ इसको प्रॉक्सी वार या फितना या ये करके इस मुल्क को दहशतगर्दी की आग में झोंका। हमारे पास तो वो जो पॉलिसी होनी चाहिए वो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है, और अभी भी आप मतलब ये देख लें, मुझे नहीं समझ आ रही कि अफगानिस्तान से हम लोग वो कहते हैं कि हम बरादर तो बोलते हैं, लेकिन पूछ लेना चाहिए कि वो हाबिल है या काबिल है। नहीं, सायरा तो मतलब जी, किस लिए बार बार हम- सायरा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, देयर इज नथिंग लाइक द बरादर थिंग और द व्हाटएवर द वर्ड्स आर यूज्ड फॉर। नेबरिंग कंट्रीज होती हैं और इन्हीं नेबरिंग कंट्रीज की बुनियाद पर इनके साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं। मैं ब्रिगेडियर वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मुझे सिर्फ एक फिक्रा कह दें कि मैंने एक माह में 4 मेजरों की बात की है, प्लीज क्लियर कर सर, दें। मैं इसके ऊपर आगे वजाहत देने लगी थी, आपकी इजाजत एक से। माह में। वो मुझे पता है आपने सर, एक आपकी माह में इजाजत कहा है तो मैं इस मैंने पर- कहा था कि प्लीज। मैंने सायरा जी, बहुत शुक्रिया आपका और तमाम पैनलिस्ट का। मैं इतना कहना चाहती हूँ, जहां आप एक की बात, 4 की बात करिए, आप 10 की बात करें, मैं आपको बताती हूँ कि हमने 24 साल में 96,000 हमारे जो एहलकार हैं ना, हमारे जो फौजी बरादरान का लफ्ज़ मैं इनके लिए इस्तेमाल करूँगी, इन्होंने इतनी बड़ी तादाद में सैक्रिफाइस किया है और ये सैक्रिफाइस इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है। तो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए जब हमारे पास हमारी अफवाज मौजूद हैं, तो फिर यकीनी तौर पर हम बतौर पाकिस्तानी भी अमन के हुसूल के लिए अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। किसी भी किस्म की बदअमनी और इस किस्म की कार्रवाइयों की कोई जगह पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।